तो बच्चों करते हैं याली केस स्टडी। अच्छा, इसमें लिखा है डाइलेक्ट्रिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मे बी पोलर और नॉन पोलर। भाई जो डाइलेक्ट्रिक आप डाल रहे हैं वो पोलर है या नॉन पोलर का मतलब है परमानेंट डायपोल मोमेंट है, और नॉन पोलर का मतलब है कि परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, अपोजिट चार्जेस अपीयर ऑन द टू सरफेसेस ऑफ द स्लैब। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हो तो यहां पर इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से प्लस प्लस यहां क्रिएट हो जाता है, माइनस माइनस यहां क्रिएट हो जाता है। तो अपोजिट फेसेस पे चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं, ये बात कह रहा है। ड्यू टू दिस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। इसकी वजह से ही ये एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है इसके अंदर। समझ में आ गई बात। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिटरमाइंड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मटेरियल दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। कॉन्सिक्वेंटली द एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर ऑल्सो इफेक्टेड, यानी कि इसकी जो एनर्जी है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो भी इफेक्ट हो जाती है। लाइक रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। ये भी बात ठीक है कि भाई रजिस्टर्स की तरह हम इसको सीरीज पैरेलल में भी लगा सकते हैं। तो जो जानकारी थी केस स्टडी के तहत वो हमने पकड़ ली, 2024 का है ये। अब यहाँ पर सवालों को देखते हैं कि हमसे जानना क्या चाहते हैं ये। तो पहली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ना कर रहे हो। तो इन चारों में HCl हमारा H+Cl-, इस तरह से ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है, पोलर मॉलिक्यूल। तो यहां पर HCl हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, क्योंकि H+Cl- में ब्रेक कर जाएगा और इसका पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप नहीं करेगा। तो मैं हट नहीं रहा हूं क्योंकि कोई खास चीज इसमें लिखनी नहीं है, आप इतना नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। यहां पर सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डाइलेक्ट्रिक इज करेक्ट। डाइलेक्ट्रिक को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज ए नेट डायपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड which gets modified due to the induced dipoles। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, जैसे HCl की बात की थी इसी के स्टडी में, तो उसका अपना डायपोल मोमेंट होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक का, और जब उसके अंदर आप एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हैं तो वो मॉडिफाइड हो जाता है। तो दिस इज द करेक्ट वन, आंसर ए इज द करेक्ट वन, कि पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज ए नेट डायपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो भी जो एक डायपोल है उसका पोलर का डायपोल मोमेंट होएगा अपने का, और जब लगा दोगे तो मॉडिफाइड हो जाएगा। बाकी सारे आप, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होना है तो बाकी चाहें तो आप पढ़ लें, वरना एक ही सही होना रहता है आप में। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज अपोजिट टू दी, ये सब गलत लिखा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्जेस इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक इज अलोंग द एक्सटर्नल फील्ड, ये भी गलत है। आप जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो आप एक्सटर्नल लगाते हैं उस डायरेक्शन में ही होता है, उसके अपोजिट होता है। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, नंबर एक ही सही, एक सही होने के बाद बाकी तो गलत होते ही हैं आप में। तो ये बात क्लियर हो जाती है। अगला देख लेते हैं, इसको नोट कर पाए होगे उम्मीद कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं बेटा। यहां लिखा है व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। वो एनर्जी के बारे में क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पूछ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आप इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक आप डाल दिए हैं इस कैपेसिटर के अंदर। तो एनर्जी ये आपने याद करके रखा होगा, वैसे बड़ी सिंपल सी बात होती है कि जो एनर्जी होती है वो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है तो वो हो जाती है U0/K टाइम्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो हो जाती है वो अगर शुरू में E0 थी तो E0/K टाइम्स, ये घट जाती है। तो यहां पर आपका जो एनर्जी होता है बैटरी डिसकनेक्टेड की कंडीशन में, उस समय शुरुआत की एनर्जी का K टाइम्स हो जाता है। और इसको अगर निकालना चाहें तो U डैश का मतलब होता है
हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी डैश। ये क्योंकि चार्ज जो बैटरी से दिए थे वो तो कहीं भाग नहीं पाएगा, वो चार्ज तो उतना ही रहा, तो आप यहां पर लिख सकते हो हाफ क्यू स्क्वायर और सी डैश का मतलब हो जाता है के सी। तो ये पहले वाले का देखिए क्यू अपॉन की आ जाता है, यू अपॉन के आ जाता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो भी घट जाती है, नई वाली एनर्जी यू डैश कह लीजिए, और नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको मालूम है डाइलेक्ट्रिक डाल देने पर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो ई नॉट अपॉन के टाइम्स मिलता है। तो इसको देखते हुए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी यू नॉट अपॉन के, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अपॉन के। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप, अच्छा ये पूछा जाता है। चलिए अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इस पे देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो कह रहा है एन एयर फील्ड कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी हैज कैपेसिटेंस सी नॉट। तो सी नॉट दे रखा है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी मान लेते हैं। ए स्लैब ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एरिया ए एंड थिकनेस कम की, पार्शियली फिल्ड हो गया, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बिकम। ये इसमें देखिए इसकी चौड़ाई डी थी, लेकिन जो आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो इसके अंदर उसकी चौड़ाई केवल डी अपॉन 5 है। तो ये पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक वाली कहानी है, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। उसका फॉर्मूला क्या यूज करते हो, उसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस निकालने के लिए इस्तेमाल आप करते हैं। मैं यहां से शुरू होता हूं, इस जगह का इस्तेमाल करता हूं। सी डैश है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, इसकी मैं बात कर रहा हूं। पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, वही इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, डी टी कितना था डी बाई 5, तो इसको लिखा आपने डी अपॉन 5, और ये वैल्यू हो गई टी कितना है डी अपॉन 5 के। बात बराबर है। अब इसको सॉल्व कर डालिए आप, ये तो आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ एलसीएम पकड़ लीजिए 5k, तो ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी तो आ जाएगा 5kd के और d, और माइनस यहाँ पर 5 है ये तो kd हो गया। इसको तो घटा देते, इतना झंझट करने की जरूरत क्या है। ये 4d अपॉन 5 बचा, और बेटा ये बचा d अपॉन 5k बचा। उम्मीद है बात बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पर अब आप चले जाइए एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे आ जाएगा 5k, ऊपर चला जाएगा विच इज 5k, और यहाँ वैल्यू बचेगी 4 के साथ kd प्लस d, तो ये हो गई वैल्यू ऊपर 5 एप्सिलॉन नॉट a इंटू k, और यहाँ पर आप 4k प्लस 1 इंटू डी, और यही रिलेशनशिप आ गई। पहले वाले से बात करें तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह सी नॉट लिख सकते हो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है 5k अपॉन 4k प्लस 1 इंटू सी नॉट। अब ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से ऑप्शन नंबर सी है, देखिए, तो ये आंसर यहां पर हो गया सी। सी इज द राइट आंसर हियर। तो इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, मजेदार सवाल था। और इसका एक और करके और एक पार्ट है जो कि इसका लास्ट पार्ट है, उसको भी हम लोग करेंगे। तो यहां पर देखिए और करके एक पार्ट दिया हुआ है। ये 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2C0 6C0 आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहले इसको कैसे लगाया है, सीरीज में लगाया है इस तरीके से। इसकी वैल्यू थी 2C0 और इसकी थी 6C0, केस 1 है। और उसके बाद इसको पैरेलल में लगाया है, ऐसे लगाया है 2C0 और 6C0, सेम बैटरी, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये बैटरी यहाँ पर मान लीजिए V बैटरी लगाई थी, इसको भी यहाँ पर जगह नहीं बची तो आप V बैटरी समझ लीजिए लगाई थी। एक जैसा मत समझ लेना, कहानी अलग है। द रेशियो ऑफ द एनर्जीज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन आपको बताना है। तो देखिए पहले का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं सीरीज वाले कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज का आप जानते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 डायरेक्ट फॉर्मूला। तो यहां पर हो जाएगा 2C0 इंटू 6C0 अपॉन 2
लिख देते हैं 2c0 प्लस 6c0, तो ये वैल्यू कितनी हो गई ऊपर 12c0 का स्क्वायर अपॉन 8c0। तो ये वैल्यू कितनी बनी बेटा 4 तिहाई 12, 4 दुआई 8, c0 वैल्यू हो गई 3/2 c0, ये सीरीज का। अब पैरेलल की बात कर लो, cp सिंपल ऐड हो जाएगा, तो 2c0 प्लस 6c0, ये हो गया 8c0, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। अब यहां पर हम लोग लगा देंगे क्या, कितना इसके अंदर एनर्जी है, तो U सीरीज लिख देते हैं, जिसे लिखोगे हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ लिखा, C सीरीज का मतलब था 3/2 c0, और V तो वही ले रखी है हमने सेम, तो ये वैल्यू हो गई 3/4 c0 V स्क्वायर। फिर U पैरेलल की बात कर लो, हाफ CPV स्क्वायर, तो हाफ हो गया, और ये वैल्यू है 8c0 और V स्क्वायर, यानी 4c0 V स्क्वायर। और इसका रेशियो ले लीजिए US अपॉन UP, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, c0 V स्क्वायर कट जाएगा, 3/4/4, 3/4/4, यानी 3/16 आपका यहां पर आंसर आ गया है, जो कि यहां पर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो दिस इज द राइट आंसर हेयर। इस तरीके से ये पार्ट भी हो जाता है, शांति से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही ये जो केस स्टडी है वो खत्म हो जाती है, नोट करें इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये इंटरेस्टिंग केस स्टडी, आइए देखते हैं। लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कंसीडर द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द फिगर। दिस जंपिंग रिंग, ये जंपिंग रिंग कौन सी, ये रिंग जो है फ्री टू मूव जो लिखा हुआ है, आगे पढ़ लेते हैं इनकी बात। एक्सपेरिमेंट इज एन आउटस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सम सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स। ए कंडक्टिंग नॉन मैग्नेटिक रिंग, ये कंडक्टिंग है, नॉन मैग्नेटिक रिंग है, इज प्लेस्ड ओवर द वर्टिकल कोर ऑफ ए सोलेनॉइड। ये जो एक सोलेनॉइड है जिसके ऊपर कॉइल लगा हुआ है, और ये जो कोर है उसी के ऊपर ये इन्होंने रिंग माउंट कर रखी है, चढ़ा रखी है। When current is pressed through the solenoid, when the current is passed through the solenoid, the ring is thrown off. जैसे ही इसमें करंट को ऑन करते हो स्विच को, ये जो रिंग है ये उछल के बाहर चली जाती है। ये 2023 का है, तो उछल के बाहर चली जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या ये पूछ रहे हैं, उसी हिसाब से हम जवाब देते चलेंगे। तो ये रहा इसका पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एक्सप्लेन द रीजन ऑफ जंपिंग ऑफ द रिंग when the switch is closed in the circuit। देखिए यहां पर जैसे ही स्विच को आप ऑन करते हैं ना, इसके अंदर करंट की वैल्यू मान लीजिए 0 थी ही शुरू में, 5 एम्पियर तक जानी, तो 0 से 5 एम्पियर बहुत तेजी से बढ़ती है। तो जब तेजी से बढ़ती है तो देयर इज ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन दैट, उसकी वजह से यहां बन जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से पोलैरिटी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने की कोशिश करेगा, और वही जो इंड्यूस्ड पोलैरिटी बनेगी, वही सेम पोलैरिटी यहां पर डेवलप हो जाएगी कॉपर रिंग के ऊपर। तो अगर ये नॉर्थ बन रहा है तो ये भी नॉर्थ बनेगा और फेंक देगा नॉर्थ, है ना। आप समझ पाए ना, जैसे ही इसके अंदर जब ये बदल रहा होता है करंट, भाई आपने ऑन किया, 0 करंट थी शुरू में, ऑफ था, उससे मान लीजिए 5 एम्पियर तक करंट जानी है और बहुत कम समय में जाती है। तो जब आई में चेंज होता है, जब आई में चेंज होगा तो डेल्टा बी में भी चेंज होगा, क्योंकि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और डेल्टा बी में चेंज होगा तो डेल्टा फाई में चेंज हो रहा है, यानी चेंज इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो तुरंत यहां पे पोल बन जाते हैं। आप जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है और इंड्यूस्ड करंट भी बनने की कोशिश करती है, तो जैसे ही बनेगा उससे क्या रहेगा, सेम पोलैरिटी। यहां पर अगर नॉर्थ है तो वही सेम चीज यहां आ जाएगी, जिससे ये ऊपर फेंका जाएगा। तो आप समझ गए होंगे पूरी बात। दी पोलैरिटी डेवलप्ड in the ring is same as that of on the top face of the coil,
hence ring is thrown up due to repulsion। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए, क्योंकि पोलैरिटी दोनों में सेम है, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ जो भी बनेंगे एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो इससे आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल आराम से नोट हो जाएगा, मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा इसका बेटा सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर रिवर्स्ड। अब ये प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दिया है, अब स्विच क्लोज किया है। तो भैया अगर इसको पलट भी दोगे, अगर पहले नॉर्थ बन रहा था तो अब साउथ बन जाएगा, लेकिन साउथ इस पे भी बनेगा तो फेंक देगा। अब भी सेम पोलैरिटी तो अब भी है, स्टिल द सेम पोलैरिटी, स्टिल द सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी किसके किसके बीच की बात कर रहे हैं? इस रिंग और ये टॉप फेस ऑफ द कॉइल की बात कर रहे हैं। पहले नॉर्थ था तो अब साउथ होगा, लेकिन साउथ इसके ऊपर तो साउथ इसके ऊपर, इसलिए फिर से रिपल्शन हो जाएगा। तो सेम पोलैरिटी, रिपल्शन इज देयर, रिपल्शन इज देयर। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे कि भाई नॉर्थ साउथ चेंज तो हुआ लेकिन फेंका गया मामला। इसको भी आप पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसी में ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक्सप्लेन द टू लॉज दैट हेल्प्स द अंडरस्टैंड द फिनोमिना। अब यहां पे देखिए आप, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो लॉ काम करते हैं। एक तो होता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है वो इस तरीके से बनती है जिससे कि उस कारण का वो विरोध कर सके जिससे खुद प्रोड्यूस हो रही है, यानी चेंज इन फ्लक्स का अपोजिशन कर सके। तो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा बनेगा कि चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर सके। दूसरा होता है फेरेडे लॉ। फेरेडे लॉ, अब फेरेडे लॉ क्या कहता है? फेरेडे लॉ कहता है कि अगर हमारे पास E इज इक्वल टू, आपको पता ही है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और ये जो माइनस साइन होता है ये लेंज लॉ की देन होती है। तो ये दो लॉ इसके अंदर लग रहे हैं जिसकी वजह से ये जो रिंग है वो बाहर फेंका जा रही है। तो इसको आप जानते ही, दोनों लॉ पढ़े भी हैं, समझ में भी है। इसको भी आप 1 मिनट नोट कीजिए पॉज करके। और इसी में और करके एक क्वेश्चन है तीसरे का ही, और करके वो कर लेते हैं हम लोग। तो ये तीसरा वाला देखिए यहां पर है, ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस वेज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय गिवन सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहला तरीका आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बाय इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। दूसरा क्या कर सकते हैं? इसके अंदर करंट बढ़ाकर, बाय इंक्रीजिंग करंट थ्रू सोलेनॉइड, करंट थ्रू सोलेनॉइड। तो आप यहां पे ज्यादा करंट अगर फ्लो करा दोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, और अगर यहां पे इसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर डाल दोगे, क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो तब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ये इसी के साथ ये जो केस स्टडी है वो खत्म हो जाती है। तो इसे आप नोट कर लें बेटा।